हेलो डियर स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का प्रारंभ से लेकर के और आगे बढ़ रहे थे। क्रांतिकारियों को अपन ने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक आंदोलन कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि अंग्रेज भारत आए थे। भारत आने के बाद में इन्होंने मुग़ल शासकों से 38 गांवों की जो इजारेदारी थी वो प्राप्त की। प्लासी का युद्ध जीत करके बंगाल पर कब्जा किया। मराठाओं को हरा करके मराठवाड़ा पर अधिकार किया। मैसूर के शासकों को हरा करके दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। सिखों को हरा करके पश्चिमी उत्तरी भाग पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। 1857 में क्रांति हो जाती है। ये विरोध धीरे धीरे छोटे छोटे किसानों का विरोध बढ़ा, क्रांतिकारियों का विरोध बढ़ा। यहाँ पर जो विरोध हो रहा है उस विरोध की रूपरेखा नहीं थी। जैसा अंग्रेजों ने जिसको टॉर्चर किया उसी हिसाब से उनका विरोध शुरू किया था। लेकिन 1858 के बाद में भारतीय लोगों की विरोध की जो बागडोर थी ये पढ़े लिखे लोगों के पास में आ गई थी। अब विरोध का स्वरूप बदल गया था। उस बदले हुए स्वरूप को राजनीतिक आंदोलन कहा जाता है। पहले राजा महाराजाओं ने विरोध किया, धार्मिक लोगों ने अलग विरोध किया, किसानों ने अलग विरोध किया, जनजातीय लोगों ने अलग विरोध किया। अब यहाँ भारत की पढ़ी लिखी जनता ज्ञापन के माध्यम से, नारेबाजी करके, जुलूस निकाल करके, धरना प्रदर्शन करके, अपनी लिखित मांगे अधिकारियों के सामने पेश करके विरोध किया जा रहा था। उस विरोध को बोला जाता है राजनीतिक आंदोलन। राजनीतिक आंदोलन का प्रारंभ हम पढ़ेंगे 1858 से लेकर के 1919 के मध्य तक जो प्रमुख घटनाएं हुई थी उनके बारे में हमें पढ़ा जाएगा। तो 1858 के बाद में भारत का पहला राजनीतिक संगठन बोले या फिर भारतीय लोगों में स्वतंत्रता की चेतना जगाने वाला अगर संगठन कोई बोला जाता है तो ये प्रथम संगठन बना था 1875 ईस्वी में बंगाल में बनाया गया था। इंडियन लीग नाम से एक संगठन बनाया गया था। इस संगठन के लोग समान विचारधारा के लोग थे। वे देश की स्वतंत्रता की प्लानिंग तैयार कर रहे थे। इसके एक वर्ष बाद में 1836 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन नाम से एक संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन की स्थापना की थी महान साहित्यकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका आयोजन इसलिए किया था कि एक समान विचारधारा रखने वाले लोग हैं, मतलब देश की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों के विचार हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उनके अलग अलग तकनीकियां हैं, उन सारे लोगों को एक मंच पर लाया जाए ताकि एक बड़ा संगठन बने। और बड़ा संगठन अगर बनता है तो विरोध भी बड़ा होगा, और विरोध जब बड़ा करेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत में भारतीय लोगों के अधिकारों की बात की जाएगी। इस क्रम में इसकी ये आयोजित किया गया था कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में, जहां 800 के लगभग सदस्य एकत्रित हुए थे। उनमें विचारधारा रखी गई थी। लेकिन ये संगठन भी एक लंबे समय तक नहीं चल पाया था और ब्रिटिश सरकार इस 1857 की क्रांति से सहमी हुई थी कि भारत में जो 1857 ईस्वी में जो विप्लव हुआ था ये एक बहुत बड़ा विप्लव था। इस विप्लव से वो काफ़ी भयभीत थे और ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो जाए इसके लिए ब्रिटिश अधिकारी भारत में ये विचार कर रहे थे कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो भारतीय लोगों की खबर ब्रिटिश सरकार तक पहुंचे और ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है इसके लिए भारतीय लोगों को शांत रखे। उसी क्रम में एक संगठन आया। वो संगठन बना था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को और उसमें सबसे बड़ा योगदान था ए.ओ. हुम का। ए.ओ. हुम था, ये एलेन ऑक्टेवियन हुम था जो भारत में ब्रिटिश सरकार का पदाधिकारी रह चुका था। ये सेवानिवृत्त हो चुका था। ब्रिटिश सरकार ने इसको सलाहकार समिति में बुला रखा था। जब इनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि भारतीय लोगों को नियंत्रित कैसे किया जाए, उनकी भावनाएं हम तक कैसे पहुंचे, तो इन्होंने एक सुझाव दिया कि भारतीय लोगों का एक संगठन बना दो। उस संगठन में भारत के हर क्षेत्र से प्रतिनिधि आएंगे। उन प्रतिनिधियों की भावनाओं को उनसे हम बातें करेंगे, हमारे विचार होंगे, हम आपस में मंथन करेंगे तो उनकी भावनाओं का हमें पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही हैं। उनको वहीं जाकर के दबा दिया जाएगा। पूरे
पूरे भारत में उसको नहीं फैलने दिया जाएगा। जब पूरे भारत में नहीं फैलने दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में भारतीय लोगों पर शासन किया जा सकता है। इसी क्रम में हुई थी इंडियन कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की, इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो एओ हुम के प्रयासों से हुई थी। प्रश्न ये पूछा जाता है, बड़ी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? एओ हुम को दिया जाता है। इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसका आयोजन किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई पे। प्रथम दिन 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अब भारतीय लोगों का ये संगठन था, ये ब्रिटिश सरकार ने इसलिए बनाया था कि हमारा सुरक्षा कवच हो जाए, कि ब्रिटिश हुकूमत को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचे। इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी और हर एक वर्ष इनका आयोजन होता था दिसंबर माह में। इसकी क्या योजनाएं थी? प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना तो पूछा नहीं जा सकता, बड़े प्रारूप के रूप में पूछा जाएगा। तो उसमें यह कहा जाएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, इसके क्या उद्देश्य थे। 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि 2-2 अंक के 3 टिप्पणियां पूछी जाती हैं। तो इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार का स्वयं का सुरक्षा कवच था कि भाई उसमें दिल्ली से भी लोग आएंगे, जयपुर से भी जाएंगे, बॉम्बे से भी आएंगे, हर क्षेत्र से आएंगे, तो वहाँ पर जनता क्या चाह रही है, जनता पीड़ित है, क्या चाह रही है, कहीं विद्रोह तो नहीं कर रहे हैं, ये सूचनाएं ये राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हमें देते रहेंगे और उन व्यवस्थाओं को हम बना करके रखेंगे। इनका एक ही उद्देश्य था कि राष्ट्र की उन्नति चाहने वाले, कि भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन है लेकिन फिर भी इस देश की उन्नति चाहने वाले लोगों को एक मंच पर लाया जाए, उनके विचार साझा किए जाएं, उनसे कन्वेंस किया जाए, उनसे विचारधाराएं ली जाएं कि वो क्या चाहते हैं और भारत को कैसे कैसे हम विकसित कर रहे हैं, भारत को हम आगे पहुंचा रहे हैं, हम इनका शोषण नहीं कर रहे हैं। इस योजना से इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा उद्देश्य था वो ये था कि इस संगठन बनाने का उद्देश्य ये था कि भावी भारत के लिए, आने वाले समय के लिए कार्यक्रम तैयार करना कि भारत के किस क्षेत्र के अंदर परिवहन की सुविधा नहीं है, किस क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा नहीं है, किस क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा नहीं है, कहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, ये सारी बातें हैं ये राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य लाएंगे और इनकी सूचनाएं हम इनको निस्तारण करते रहेंगे। इसलिए भारतीय भी स्वतंत्रता की योजना नहीं बनाएंगे। तीसरा था वो ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य में इस संगठन के लोग, ये संगठन है कोई भारतीयों के हित के, वैसे दिखावे में हित के लिए था, लेकिन मूल रूप में क्या था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और भक्ति रखनी है। यहाँ जब ये सदस्य आएंगे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे, तो ब्रिटिश पदाधिकारी उनको समझाएंगे कि आपको ब्रिटिश सरकार में निष्ठा रखनी है और उसके पूर्ण रूप से भक्ति के रूप में कि सर्वेश्वरा वो ही है। इसके साथ में सिर्फ व सिर्फ भारतीय विरोध क्या करेंगे कि ब्रिटिश संसद ने जो अधिनियम बनाए हैं चाहे भारतीयों के लिए गलत हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए गलत बना दिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो नियम बना दिए हैं वो सही फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो ही विरोध करना है। कि ब्रिटिश सरकार ने ये नियम बना दिया कि किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके पुलिस 2 डंडे मार सकती है, ये भारत में अधिकार कानून बना करके लागू कर दिया, तो ये डंडे मारना गलत है, लेकिन ये भारतीय विरोध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि ये अधिनियम किसने बनाया है? ब्रिटिश सरकार ने, ये भारतीयों पर लागू होना चाहिए। इस योजना के लिए इस भावना के साथ ब्रिटिश सरकार में आस्था रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीयों को पंगु बनाना है कि भारतीय विरोध नहीं करे। विरोध वो करना है जो ब्रिटिश सरकार ने लागू कर दिया कि 2 डंडे मारने हैं और पुलिस वाले 4 मार रहे हैं तब विरोध करो, पुलिस वाला 1 मार रहा है तो विरोध करो, अगर 2 की जगह 2 मार रहा है तो कोई विरोध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ब्रिटिश सरकार चाहती है भारत में ऐसा करना। चौथा उद्देश्य था वो ये था कि ये जो संगठन बनाया जा रहा है ये अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा।
कि इसके सदस्य होंगे ये गांवों में जाकर के, देहाती क्षेत्रों में, शहरों में जाकर के ये प्रचार प्रसार करेंगे कि अभी तक हम भारतीय लोग हैं, ये हमारा साम्राज्य संभालने में सक्षम नहीं हैं। ये कौन कहेंगे? ये राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य जाकर के कहेंगे अपने क्षेत्रों में कि जब तक भारतीय लोग शिक्षित नहीं हो जाते हैं तब तक अंग्रेजों को ही भारत में रहने दो। अंग्रेज अगर भारत छोड़ करके चले जाएंगे, हम विरोध करेंगे तो चले जाएंगे। जब ये चले जाएंगे तो भारत में अव्यवस्था हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। जब तक अंग्रेज भारत में, हमें देखो विज्ञान के आविष्कार ला करके दे रहे हैं, नई नई चीज़ें ला करके दे रहे हैं, हमारी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं ये कर रहे हैं, ये पुलिस है, फौज है, सुरक्षा है, ये सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य की सारी अंग्रेजों ने संभाल रखी हैं। अगर ये चले गए हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इन योजनाओं के साथ इस संसद का गठन किया गया था। इस राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास क्रम को बोलें या कार्यक्रमों को बोलें या इसकी अवधि को बोलें तो दो भागों में बांटा जाता है। पहली अवधि थी वो 1885 से 1905 के बीच थी, ये उदारवादी लोगों की थी। इस दौरान इन 20 वर्षों के मद्देनजर अंग्रेजों के प्रति भारतीय लोगों की निष्ठा थी। इसमें उदारवादी लोग सम्मिलित थे और वो लोग ये चाहते थे कि अंग्रेज ही भारत पर शासन करें। अगर अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं तो भारतीय शासन अव्यवस्था हो जाएगी और अव्यवस्था की स्थिति के अंदर क्या होगा कि हम शासन नहीं संभाल पाएंगे कि अंग्रेज जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह हमारा शासन हम कर लेंगे। लेकिन संयोग से 1905 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होता है और विभाजन का मुख्य कारण था लॉर्ड कर्जन की सांप्रदायिक भावना। भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, और उन्होंने आते ही बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया। तो भारत के जो लोग स्वतंत्रता चाह रहे थे, क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने उदारवादियों के सामने एक क्वेश्चन रखा कि आप तो कह रहे थे कि अंग्रेज हमारे ऊपर अच्छा शासन कर रहे हैं और अंग्रेज ही हमें अच्छा हित हमारा कर सकते हैं। आज अंग्रेज हमें बांटो और खाओ की नीति पर आ गए हैं। पहले फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर रहे थे और अब ये बांटो और खाओ की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए निस्संदेह ही हमें अंग्रेजों का विरोध करना और राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में बढ़ जाती है। वो नया बनता है वो 1905 से 1919 के बीच में। इनमें जो नरम दल थे, उस नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ऐसे उदारवादी भावनाओं के विचारधाराओं के लोग थे। गरम दल बना, उस गरम दल में लाल, बाल और पाल, लाल थे लाला लाजपत राय थे जो पंजाब के रहने वाले थे, काफी क्रांतिकारी थे और ये क्रांति के बल पर रक्त और लौह की नीति के ऊपर देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक थे, ये महाराष्ट्र से थे, और विपिन चंद्र पाल थे, ये बंगाल से थे। और इनके साथ में चौथा एक महान व्यक्ति था, वो था अरविंद घोष। ये अंग्रेजों को तलवार के दम पर, अंग्रेजों को मारपीट करके, खून खराबा करके उनको दहशत से यहाँ से भगाना चाहते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है और ये क्रांतिकारी घटनाएं बढ़नी शुरू हो जाती है और अंग्रेजों का खुले सरेआम विरोध शुरू हो जाता है। पुलिस चौकियों पर हमले किए जाते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों को लूटा जाता है, उनमें आग लगा दी जाती है, अंग्रेजी खजाना इधर से उधर जाता है, उनमें लूटपाट करती है। जितने भी सार्वजनिक भवन थे, सरकारी कार्यालय थे, उनमें तोड़फोड़ की जाती है। इसी क्रम में 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, ब्रिटिश सरकार, ये युद्ध था ये यूरोप महाद्वीप पर लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? यूरोप महाद्वीप पर लड़ा गया था। और ब्रिटिश सरकार थी या ब्रिटेन यूं हम कहें, ये प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग ले रहे थे। इसलिए भारत के जो क्रांतिकारी आंदोलन जब आगे बढ़ते हैं तो ब्रिटिश सरकार ये घोषणा करती है कि इस समय यूरोप में महायुद्ध चल रहा है और ब्रिटिश सरकार का पूरा फोकस है वो युद्ध पर है। युद्ध समाप्ति के बाद में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और भारत को स्वतंत्रता की योजनाएं शुरू कर दी जाएंगी और जल्दी भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय कांग्रेस चलती है। इसके अगले एपिसोड में अपन पढ़ेंगे कि 1917 से भारत में जो घटनाएं घटित होती हैं और महात्मा गांधी आ जाते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट 1916 ईस्वी में भारत आती है। ये आयरलैंड की रहने वाली थी। ये भारत क्यों आती है?
प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने पढ़ा हो तो 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन था। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए भाषण और उनके विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि यह आयरलैंड छोड़ करके भारत आ गई थी और भारतीय साहित्य का इन्होंने गहन अध्ययन किया और अंत में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके अपने आप को भारत की स्वतंत्रता में झोंक दिया था। और इन्होंने होम रूल नाम से एक आंदोलन चलाया था। इन्होंने घोषणा की थी कि हे सोए हुए भारतीय लोगों, जगो, आपकी स्वतंत्रता है, या आपके द्वार पर आपका इंतजार कर रही है, इसका स्वागत में लग जाओ, आप जल्दी भारत स्वतंत्र हो जाएगा। और इसी के साथ में बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के महाराष्ट्र के अंदर होम रूल आंदोलन चलाया था और 1917 ईस्वी के राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्ष बनी थी। और अध्यक्ष बनने के बाद में ये पहली विदेशी महिला थी। इस प्रकार ये अपना चैप्टर अपन आगे बढ़ाएंगे, राजनीतिक आंदोलन को हम आगे पढ़ेंगे। तो रोलोटेक से शुरू करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें। धन्यवाद।